तो यार देखो, अगस्त के महीने के लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि समर स्लैम जो क्लीवलैंड से होने वाली है, मैंने आपको बताया था स्टेडियम वाला ये शो होने वाला है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने आएंगे, और बहुत सारे लोगों का मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ज़्यादा बड़ी थिंग्स प्लान करती है फिर शो के लिए। तो ऑलरेडी 45,000 जो टिकट्स है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई बेच भी चुकी है। और अभी आप ये देखो कि मई का महीना बस एंड हो रहा है, उसके बाद मई के बाद जून आएगा, एंड देन जुलाई भी है, फिर उसके बाद अगस्त में जाके समर स्लैम है। बट फैंस की जो एक्साइटमेंट है वो अभी से शो के लिए ज़्यादा है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ना इस चीज़ को मॉनिटर करती है कि उनकी टिकट्स पहले से कितनी एडवांस में बिक गई हैं। और जब उनको दिखता है भाई यहाँ तो लोग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो वो टिकट के एक तो प्राइस भी ऊपर रखते हैं, और दूसरा फिर वो ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश भी करते हैं। तो समर स्लैम तो वो शो है भाई जहाँ पे आप मान सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दोबारा से जो उनकी रेलगाड़ी है वो स्पीड से भाई, जैसा भी आपको लग रहा है भाई मामला थोड़ा सस्ता सा पड़ गया है, बट समर स्लैम के अराउंड जो मामला है फिर से अच्छा हो जाएगा। और ये आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत टाइम से अगर आप देखते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो ऐसे फेज हैं वो आते रहते हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। फिलहाल आरसीबी फैंस का भी जो फेज़ है वो कुछ अच्छा तो चल नहीं रहा। और जो है वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप पंच शॉट वाले चैनल पर जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी होगी, आई बटन पे भी होगी, या फिर इस वीडियो के एंड में भी जाके आप देख सकते हो। बाकी बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। तो इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है वो 5% बढ़ी है पहले से, 1.733 मिलियन व्यूअर्स। और एक शॉकिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ भाई, जैसे स्मैकडाउन में मैंने आपको बताया था कि जेड कारगिल और नाया जैक्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा नंबर्स आए थे, इस बार जो पीक व्यूअरशिप है वो ईओ स्काई और लायरा वाल्कीरिया के मैच में है। यानी जो विमेंस डिवीजन के मैचेस हैं हमेशा वो पीक नंबर्स लेके आए हैं, फिलहाल जो भी रिसेंट में रॉ और स्मैकडाउन के शोज हुए हैं। तो इससे पता लग रहा है भाई लोगों का भी जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था। ट्रिपल एच आई थिंक जिस चीज़ को दिखाना चाहते हैं फैंस पे उसको कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, बट ये ऑब्वियसली यूएसए क्राउड की बात हो रही है। इसमें ग्लोबली क्या है वो मैट्रिक यहाँ पे सामने नहीं आया है। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जो सबसे बड़ा मैच है वो आपको पता है, लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स का मैच है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। अगर इस मैच के ऑड्स की मैं आपको बात बताऊं भाई, तो इतना बड़ा डिफरेंस है, और साफ साफ जो ऑड्स है वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई चांस ही नहीं है इस मैच में कि कोडी रोड्स के पास से जो चैंपियनशिप है वो जाएगी। इस मैच के बहुत सारे एंड हो सकते हैं, वो मैंने सारी पिछली वीडियोस के अंदर कवर किए हुए हैं। लेकिन कोडी रोड्स ने इस चैंपियनशिप के बारे में और अपने रेन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बोली, और वो बोलते हैं कि मैं अपने इस रेन को बाकी चैंपियंस या बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जो चैंपियन है उससे कैसे अलग बनाऊंगा। मैं ऐसा अलग बनाऊंगा कि मैं रिंग में जो परफॉर्मेंस दे रहा हूं वो मुझे सेपरेट करेगी बाकी लोगों से। जैसा उन्होंने एजे स्टाइल्स के साथ मैच किया उसी के बारे में बात करते हुए बोलते हैं भाई कि देखो मेरा कुछ अलग करने का प्लान है। तो कोडी रोड्स एक फाइटिंग चैंपियन की तरह ही ऑब्वियसली प्रेजेंट किए जाने वाले हैं, जैसा हमने पास्ट में भी देखा है। और इसकी वजह से एटलीस्ट ये चीज़ होती है कि चाहे स्टोरी लाइन में कोई भी ऐसा लग रहा हो कि यार मज़ा नहीं आ रहा, एट द एंड जब पीपीवी में मैच होता है तो फैंस खुश हो जाते हैं वो देख के। तो ये पहले से एक पॉजिटिव चीज़ है। बाकी देखते हैं अभी जो रेन है कोडी रोड्स का वो कैसे जाता है। और बाकी इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें होती हैं मेरे वो मस्ती मजाक में होती हैं, असली में मैं क्या सोचता हूँ उसके लिए आप मेरी वीडियोज़ ही देखा करो, क्योंकि इंस्टाग्राम तो आपको पता है अलग ही चीज़ है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो शायद आपने इंस्टाग्राम पे वो लेटेस्ट रील देखी नहीं है। हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो भाई ट्रिपल एच के वाला आप ट्वीट देख सकते हो जहाँ पे उनकी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, सऊदी अरेबिया के शो के लिए निकल भी चुके हैं वो। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई का यहाँ पे डेडिकेटेड हैशटैग भी आप देख सकते हो किंग एंड क्वीन का, जहाँ पे ये क्राउन सा बना हुआ है और उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई का लोगो है, फ्लैग जैसा भी लग रहा है। इवन बाकी सुपरस्टार्स भी जैसे कि रैंडी ओर्टन, सोलो सिकोवा, ओर्टिस, ऑस्टिन थ्योरी, ये सारे लोग भी जो है सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं। आपको पता है स्मैकडाउन भी वहीं से होने वाली है, तो इनका जो सारा तामझाम है वो वहाँ लेके पहुंच चुके हैं। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्लानिंग बहुत पहले से ही हो जाती है इसके लिए। रैंडी ओर्टन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो भाई रैंडी ओर्टन ने, जैसे नेपोटिज्म कहते हैं ना हर जगह होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी बोलते हैं, स्पेशली ब्लड लाइन के बारे में भी बोलते हैं। खैर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई एक अलग ही जोन है, इसको हम बाकी जगह जो नेपोटिज्म होता है उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे भी बंदे को अपने आप प्रूव करके दिखाना था, वरना उसे लात मार के भगा भी देते हैं। तो रैंडी ओर्टन ने ये बोला भाई मैं थोड़ा सा ब्लेस्ड और लकी हूँ कि मेरे पिताजी पहले से इस बिजनेस में थे, वरना बाकी लोगों की तरह मेरा भी जो हसल है वो बहुत ज़्यादा होता। और इवन वो तो अपने हसल को देखते भी नहीं, वो कहते हैं मेरे को तो सीधा ही मेरी डायरेक्शन मिल गई और इसलिए जो मेरा काम है वो थोड़ा सा आसान हो गया। तो काफ़ी ऑनेस्टली रैंडी ओर्टन ने इस बात को एडमिट किया है, और ऐसी थोड़ी पसंद है भाई रैंडी ओर्टन। एडब्ल्यू डायनामाइट में भी भाई कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि बात करने लायक है? वैसे बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये कुछ आप इससे रिलेट करोगे। तो वो जैसे हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में एज को देखा पहले ब्रूड बात करते हुए, अभी रिसेंट में सेथ रॉलिंस के साथ भी उन्होंने किया था, तो सिमिलर चीज़ एलिस्टर ब्लैक के साथ भी हुई। अभी एडम कोपलैंड और ये जो एलिस्टर ब्लैक है, मालाकाई ब्लैक है, इनकी फ्यूड चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, इसको ये ब्रूड बात तो नहीं कह रहे इस बार ब्लड बात करें, वैसे दोनों नाम में से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे जो ऊपर से है
पूरा गिरा दिया। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये सेथ रॉलिन्स का कलराइज्ड वर्जन है, क्योंकि जो सेथ रॉलिन्स के ऊपर गिरा था वो तो काला-काला था और जो मालाकाई ब्लैक के ऊपर गिरा वो रेड-रेड है। लेकिन देखने में कूल लगता है भाई हमेशा, ये कुछ अलग-सा हो जाता है ना कि अरे रिंग में क्या हो गया? तो थोड़ा वैसा-सा माहौल दे रहा था। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बाकी फॉलो मैं ज़्यादा कर नहीं रहा कि इनके फील्ड में क्या चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाया जैक्स के बारे में। और नाया जैक्स को अगर मैं आपसे बोलूँ कंपेयर करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके रिलीज़ से पहले और अब, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसके बारे में रिपोर्ट रिसेंटली ये आई है कि पॉल हेमन है इसके पीछे, जो नाया जैक्स का कैरेक्टर इतना बढ़िया और उनकी जो सारी इंप्रूवमेंट हुई है वो मतलब रिपोर्ट ये आई है कि नाया जैक्स के पीछे पॉल हेमन काम कर रहे हैं। इवन डेमन प्रीस्ट भी जो इस समय चैंपियन है, इन दोनों के पीछे पॉल हेमन का हाथ है। मतलब ब्लड लाइन के अलग जो बाकी सुपरस्टार्स है जिसको शायद खुद पॉल हेमन हैंड पिक कर रहे हैं, उनके पीछे भी वो अपना सारा रोल दे रहे हैं भाई कि चलो भाई तुम्हें भी हम बढ़िया कर देता हूँ। और इससे भाई इससे बढ़िया बात ये सुपरस्टार के लिए क्या होगी कि वो पॉल हेमन की छत्र छाया में है। ये देखो भाई, क्लैश एट द कैसल का नया पोस्टर आ गया है और ये ड्रू मैकिंटायर के ऊपर कितना ज्यादा फोकस किया गया है और एज ग्राफिक डिजाइनर भाई बहुत कूल लग रहा है। देखिए पूरी वाइब आ रही है, मतलब स्कॉटलैंड से है तो फील भी आ रही है कि स्कॉटलैंड जैसा है, मतलब बिल्कुल उसी थीम के हिसाब से इसको बनाया है। और कैप्शन देखो जरा, यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का कहते हैं कि अगर ड्रू मैकिंटायर हारा तो भाई हम दंगे कर देंगे। और यूजुअली ऐसी बातें ना खुद फैंस बोलते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फैंस को ही मॉक करने के लिए सार्काज्म में लिखा गया है, लेकिन ऑब्वियसली ये ड्रू मैकिंटायर के फेवर में ही है। तो ये चाहे इस तरीके से लो या उस तरीके से, दोनों ही बार ड्रू मैकिंटायर के पक्ष में ही बढ़ रहा है ये। और ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट को लेके भी बहुत सारी बातें नहीं चल रही थी, मैंने आपको बताया था भाई अब हो गया कॉन्ट्रैक्ट, नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया। बट ड्रू मैकिंटायर ने इंटरव्यू में साफ साफ बोल दिया भाई कि उन्होंने कभी कंसिडर किया ही नहीं था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर किसी और कंपनी में जाके रेसल करने वाले हैं। और ये बात अगर आप एक्टिव चैट रहे हो तो मैंने आपको बताया थी कि भाई ये ड्रू मैकिंटायर रैंडी ओटन वाला ही गेम खेल रहे हैं। जैसे रैंडी ओटन ने ऐसा दिखाया था कि शायद वो एडब्ल्यू में जा सकते हैं लेकिन वो कभी भी जाने नहीं वाले थे, तो सेम चीज़ ड्रू मैकिंटायर के साथ भी थी। भाई इतना बढ़िया सक्सेस उसे मिल रही है, वो दूसरी कंपनी में क्यों जाएगा? तो ड्रू मैकिंटायर ने इस बात को भी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, क्लैश एट द कैसल के बारे में एक और चीज़ हमको पता चली और ये पॉसिबल मेजर स्पॉइलर है, और वो ये है कि एक बड़ा एंगल ब्लड लाइन का शुरू होने वाला है क्लैश एट द कैसल से। अभी एग्जैक्टली उसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है, तो अगर कुछ प्रिडिक्ट किया जाए तो वो सिंपल सा यही है कि शायद क्लैश एट द कैसल से क्या कोई और नया बंदा आने वाला है या फिर कुछ और, जैसे भी स्टोरी लाइन चल रही है लेकिन और ज़्यादा पेस पकड़ेगा और हमको क्लैरिटी मिलेगी कि ये किस तरफ जा रहे हैं, क्या इसकी डायरेक्शन है। तो क्लैश एट द कैसल एक बड़ी जगह होने वाली है उस हिसाब से। और फिर तो मैंने आपको बताया कि अभी समर स्लैम जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को पेस पकड़नी ही पड़ेगी। तो क्लैश एट द कैसल में देखो अभी क्या हंगामा मचाते हैं। और देखो भाई कितने पास ये शो हैं, पहले अभी ये किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग हो रहा है अभी इसी वीक में, और उसके बाद अभी मई के महीने में फिर ये करवा देंगे क्लैश एट द कैसल। तो ये थोड़ा पास हो गया, लेकिन चलो ठीक है, वैसे भी मामला ढीला से चल रहा है तो शायद इससे कुछ हेल्प हो जाएगी। हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी, ये मेरे को काफ़ी शॉकिंग लगी और मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या ऐसा हो रहा है सही में। तो ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ट्वीट आता है, पहले मैं आपको पास में काफ़ी आपको बता चुका हूँ इनकी तरफ से कितनी सारी बातें जो हैं वो सही साबित होती हैं। तो वो यहाँ पे सवाल पूछते हैं और यूजुअली कई बार इनके सवालों में ही इनके स्पॉइलर होते हैं। ये पूछते हैं कि क्या रोमन रेंज का रिटर्न ब्रॉक लेसनर के स्टाइल में होना चाहिए, कि वो मनी इन द बैंक में आए और उसके बाद मनी इन द बैंक जीत जाए जैसे ब्रॉक लेसनर ने पहले किया था। मैंने आपको बताया था कि मैंने बताया भी अभी रिसेंटली आपको कितने साल हो गए उस इंसिडेंट को हुए। और दूसरी चीज़ वो लिखते हैं कि रोमन रेंज एंड में आए समर स्लैम के और वो स्पीयर मारें कोडी को, जैसा उन्होंने समर स्लैम 2020 में भी किया था। तो ये इससे तो मतलब मनी इन द बैंक के बारे में तो खैर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जो कोडी रोड्स वाला एंगल है कि भाई दोबारा से वो कोडी रोड्स के पीछे जाएंगे क्या, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है भाई कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स के पास शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रॉस ना करवाए, क्योंकि वो कोडी रोड्स को लंबे टाइम तक चैंपियन रखेंगे। तो अगर रोमन फिर से हार गया तो भाई हारने के लिए थोड़ी आएंगे। तो इससे तो फिर ऐसा भी लग रहा है कि शायद रोमन रेंज और कोडी रोड्स के एक रीमैच की तरफ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकती है। और ये भी हमको पता है कि इतना बड़ा मैच हुआ है, ये कभी ना कभी इनका रीमैच तो होना ही है, लेकिन क्या उसमें टाइटल ऑन द लाइन होगा वो बड़ी बात होगी। क्योंकि इस पॉइंट पे रोमन रेंज की दुश्मनी कोडी रोड्स से सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि उन्होंने उनको चैंपियनशिप के लिए हराया था, बल्कि उसमें एक अलग एंगल भी आ जाएगा कि रोमन और कोडी की भी एक केमिस्ट्री है, तो शायद उसको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर टीवी पे दिखा सकती है। और बाकी दूसरा मनी इन द बैंक रोमन रेंज का जीतना, ये वैसे मैंने पहले डिस्कस किया था इसको, क्योंकि अभी रोमन रेंज ने वो चीज़ करी नहीं है, तो शायद अपने पास वो उस ब्रीफकेस को रख लें और इसका पूरे साल भर घसीटें। और सोचो भाई रोमन रेंज के पास मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस होगा तो कितनी ज़्यादा हाइप होगी उस चीज़ की। और ऐसा यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसे करती नहीं है कि ऑलरेडी
किसी एस्टैब्लिश सुपरस्टार के पास में वो उस ब्रीफकेस को दे, लेकिन ब्रॉक लेसनर के साथ भी तो ये हुआ था। तो भाई अगर ऐसा इन दोनों में से कुछ सीन सेट हो रहा है तो भाई फिर तो आप देख ही सकते हो स्टोरी लाइन में क्या मजा आने वाला है हमको। सारे मजे आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल आप स्क्रीन पे क्लिक करके आरसीबी वाले एलिमिनेटर मैच की वीडियो भी देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक के लिए तरह जिंदगी के मजे।